ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल अपने प्रदेश स्तरीय दौरे के 7वें दिन पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त भारतीय पार्टी को वैकल्पिक राजनीति करने वाली पार्टी बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश स्तरीय दौरे कर रहे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल पानीपत पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रदेश में अब तक सत्ता पर काबिज रही सरकारों को आड़े हाथ लिया और कहा कि सभापा भ्रष्ट और अकुशल राजनीति को खत्म करना चाहती है। प्रदेश की जनता के सामने सभापा को भ्रष्ट राजनीति खत्म करने का विकल्प बताया। विजन जिसको हम पूरे प्रदेश के अंदर लेके जा रहे हैं, एक वैकल्पिक राजनीति का, जो राजनीति प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसके ऊपर स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, अकुशल लोगों ने कब्जा कर लिया है। आज समस्त भारतीय पार्टी ने उसके खिलाफ बिगुल बजाया है। सभापा अध्यक्ष ने पार्टी की साफ सुथरी छवि का जिक्र करते हुए बताया कि वो पूरा मंत्रिमंडल चुनाव से पहले जनता के सामने रखेंगे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य ईमानदार और साफ सुथरी छवि के होंगे। समस्त भारतीय पार्टी एक विजन जनता के सामने रख रही है कि हम मुख्यमंत्री ही नहीं घोषित करके, बल्कि पूरी कैबिनेट घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे। जनता विश्लेषण कर सकती है कि ये कैबिनेट सही है या सही नहीं है। अगर सही कैबिनेट है तो उसका पूरी कैबिनेट को बनाने में, सरकार बनाने में मदद करे। सभापा अध्यक्ष ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़कर बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया और प्रदेश की जनता को सभापा के रूप में एक नया विकल्प दिया। पानीपत से कुलवंत शर्मा, खबरें अभी तक। कुलवंत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या खास रहा आज पानीपत के कार्यक्रम में। कुलवंत बताएं, आज क्या रहा दिन भर पानीपत में? सुदेश अग्रवाल का जनसंपर्क अभियान था। मनीष जी, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो सुबह आए, उन्होंने यहाँ के लोगों से सीधी बातचीत करी और बैठ के उनकी समस्या को जाना और बैठ के यहाँ के विधायकों के बारे में जानकारी ली और बैठ के ये भी जाना कि वो कैसी सरकार चाहते हैं और क्या क्या समस्या के साथ सारी सीधी बात करी और सभापा के बारे में उनसे विस्तार से बातचीत करी। जी मनीष, उसके बाद इसी बातचीत में काफी लोग उनसे मिले हैं और इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये जो तीनों सरकारें अब तक आई हैं, इनेलो, भाजपा और कांग्रेस, सभी एक ही थाली सट्टे पट्टे हैं और सब में भ्रष्टाचार है। और ये भी आरोप लगाए कि पिछले 7 साल से पानीपत में डेयरियां बाहर शिफ्ट की जा रही हैं और डाई हाउस बाहर शिफ्ट किया जो आज तक नहीं हुए, जिसका दूषित जल पीने को मजबूर है पानीपत वाले। सारा जल ट्यूबवेलों का फेल हो चुका है, जो पीने योग्य पानी नहीं है। बिना आरओ के कोई आदमी पानी पी सकता और डेयरियों के बाहर गंदगियां गली पड़ी हैं। इसके लिए उन्होंने विधायक बलबीर पातशाह को दोषी ठहराते हुए पानीपत के विधायक को कहा कि ये सोए रहते हैं और ये उनका कारण है जो आज जनता इसके लिए त्रस्त है। दूसरा, उन्होंने पानीपत ग्रामीण के विधायक ओम प्रकाश जैन पर भी आरोप लगाए सुदेश अग्रवाल जी ने और उन्होंने ये कहा कि ये जो विधायक है भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा हुआ है और इतना ही नहीं, इसके ऊपर तो हत्या जैसे मामले दर्ज हैं जिनमें अभी जेल से आए हैं और पानीपत की 67 कॉलोनियां जिन्होंने इन्हें वादा किया था विकास के लिए त्रस्त है जी। और इसके बाद उन्होंने समालखा के विधायक धर्म सिंह छोकर पर भी आरोप लगाए हैं अग्रवाल ने और उन्होंने ये कहा कि धर्म सिंह छोकर है तो वो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, भाजपा छोड़कर इसमें शामिल हुए दल बदल कर और आज सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर है हरियाणा के और सबसे ज्यादा धन मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने कमाया। तीसरा, ये साना हल्के के विधायक किशन पवार के बारे में भी कहा है कि किशन पवार तो हाथ खड़े कर दे पब्लिक के सामने, जनता के सामने कि मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी नहीं है। उन्होंने कहा किशन पवार क्या बता पाएंगे कि उन्होंने कितनी बार समस्याओं को विधानसभा उठाया यहाँ की और कितनी बार सरकार को पत्र लिख के समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस सब के बाद अपने सुदेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। जी हाँ, ठीक है, हम लौटते हैं उस तरफ, जानेंगे कि जनसंपर्क अभियान कैसा था उनका। प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़े सारे इल्जाम लगाए हैं बाकी पार्टियों के नेताओं पर और जो स्थिति है फिलहाल की पानीपत और आसपास के इलाकों की, उसकी जिम्मेदारी उनकी निर्धारित की है। यहां सवाल यह है कि सुदेश अग्रवाल ने जब प्रेस से बातचीत की होगी, आप लोगों की बातचीत हुई होगी, उस वक्त उन्होंने अपना एजेंडा क्या बताया? जिन्होंने खराब किया वो उसके जिम्मेदार हैं, यहां से समस्त भारतीय पार्टी कैसे ठीक करेगी उसे? जी, उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी सरकार दूंगा जिसके लिए मैं 15 मुख्यमंत्री पहले ही घोषित करूंगा और मुख्यमंत्री के मंत्रियों के इंटरव्यू होंगे और मंत्रियों को जनता के सामने लिया जाएगा, खुली अदालत में उनसे सवाल पूछे जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी और तब जाके जनता को अच्छे नुमाइंदे जो विकास करें और
बिल्कुल भ्रष्ट ना हो और अच्छे लोगों को लाया जाए और प्रदेश में जनता के सहयोग से समस्त भारतीय पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। जनसंपर्क अभियान कैसा रहा समस्त भारतीय पार्टी का पानीपत में? बहुत ही अच्छा रहा। लोग सुनते थे, उन्हें जगह जगह विचार सुनते थे और उनके जो पत्र थे उन्होंने बांटे, अपना घोषणा पत्र वो भी बांटे। उन्होंने सभी को कहा कि छोटे किसानों को मुफ्त में बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा, जो कि छोटे किसानों 2-3 एकड़ के उनको लोन दिया जाएगा, ताकि बीज, फसल के लिए बीज, खाद, पानी की सब व्यवस्था मुफ्त में ला सके और बाद में अपनी फसल होने के बाद भुगतान कर सकें। जी, जनसंपर्क अभियान क्या रोड शो के तौर पे था? लोगों से जाके मिले वहां पे समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष और उनके सहयोगी, उनके दल के नेता? जी, उनके दल के नेता पैदल उतर के, रथों से उतर के, रथ यात्रा से उतर के, रोड शो के उतर पैदल उतर के लोगों को अपने पैम्फलेट दे रहे थे, मिल रहे थे, उनकी समस्याएं जान रहे थे। कार्यकर्ता और नेता सभी बहुत अच्छा जनसंपर्क अभियान चलाया और लोग भी उनसे प्रेरित होकर बड़े गौर से उनके विचार सुन रहे थे, उनके दिया हुए घोषणा पत्र को पढ़ रहे थे। लोगों में भारी उत्साह पाया गया उनकी जनसंपर्क यात्रा को देखकर। लोगों को अच्छा लगा कि पहली बार कोई हमारे बीच इस तरह हमारे विचार जानने के लिए आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका कुलवंत शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले समस्त भारतीय पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर जाकर वहां की समस्याओं को जान रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं और किन कारणों से ये समस्याएं वहां पे पैदा हुई हैं, इस पे चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ पार्टी अगर सत्ता में आती है तो फिर कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा, किस इलाके के लिए, इसकी जानकारी उस इलाके के लोगों को दी जा रही है। 7वें दिन अपने अभियान के सुदेश अग्रवाल, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, पानीपत पहुंचे और यहां पे उन्होंने प्रेस वार्ता की, लोगों से जाना कि उनकी समस्याएं क्या हैं और पानीपत के बारे में जो उनका विश्लेषण है, इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। आगे इसे दूर दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इस पर भी बातचीत हुई। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जुड़े हैं अंबाला से। आशीष, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस पार्टी के साथ अंबाला में कुछ प्रोमिनेंट नेम जो कि बड़े नेता हैं, उनके जुड़ने की खबर है, क्या है विस्तार, आप बताइए हमें। बिल्कुल मनीष, देखिए आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर संगठन मंत्री हुआ करते थे नरेश चड्ढा। उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहकर आज समस्त भारतीय पार्टी ज्वाइन की है और समस्त भारतीय पार्टी की नीतियों में और पार्टी अध्यक्ष के विचारों में अपना विश्वास जताते हुए पार्टी के साथ पूरी तरह से चलने का विश्वास जो है वो दिलवाया है। जी, ऐसा क्यों? समस्त भारतीय पार्टी का ही चयन क्यों किया गया उनके द्वारा? बिल्कुल, देखिए नरेश चड्ढा का साफ तौर पर यही कहना था कि कांग्रेस के अंदर उन्हें पूरी तरह से मान सम्मान नहीं मिल रहा था। जो बड़े नेता थे वो सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे थे। इसी वजह से उनके समेत जो उनके समर्थक हैं वो हताश और निराश चल रहे थे और कई अन्य दलों से भी वो विचार विमर्श कर रहे थे उनके साथ जाने को लेकर, लेकिन नीतियां उन्हें समस्त भारतीय पार्टी की पसंद आई और विचार जो हैं वो पार्टी अध्यक्ष के उन्हें अच्छे लगे। इसी वजह से उन्होंने सभापा के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की है। जी, प्रक्रिया क्या रही उनकी ज्वाइनिंग की? वहां पे क्या कोई समारोह आयोजित किया गया था शहर में, जिसमें नरेश चड्ढा समस्त भारतीय पार्टी में शामिल हुए? बिल्कुल, देखिए विधिवत रूप से पहले सभापा अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। इसके बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो शहर के मौजूद लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए और पूरी तरह से पार्टी की नीतियों का उसमें लोगों को उससे अवगत करवाया गया और पूरी तरह से जो विचार थे पार्टी के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर और जनहित को लेकर वो सारे उनके साथ साझा किए गए। जी, समर्थक भी शामिल हुए हैं उनके साथ एसबीपी में। संपर्क टूट गया है हमारा आशीष अग्रवाल से। बहरहाल हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके नरेश चड्ढा ने समस्त भारतीय पार्टी का दामन थामा है। अंबाला में पार्टी की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नीतियों से प्रभावित होकर
कांग्रेसी जो नेता हैं वो समस्त भारतीय पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जनसंपर्क अभियान सुदेश अग्रवाल का चल रहा है प्रदेश भर में, जहां पे पानीपत में थे और चूंकि नरेश चड्ढा को शामिल होना था समस्त भारतीय पार्टी में, इस कारण से स्वागत समारोह के लिए पार्टी अध्यक्ष खुद अंबाला में मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक बड़ी समस्या की जिससे दो चार आजकल हर कोई है। सब्जी के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में महंगाई से बढ़ रहे सब्जियों के दाम लोगों की जेब पर किस कदर भारी पड़ रहे हैं आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा नजारा यमुनानगर के जगाधरी सब्जी मार्केट का है, जहां सब्जियों के दाम एक बार फिर लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। टमाटर 30 रुपए से 40 रुपए बिक रहे हैं, वहीं प्याज और आलू के दाम भी कम नहीं है, जबकि सबसे महंगी यहाँ पर गोभी है जो कि 80 रुपए से 100 रुपए तक है। जी महंगाई भी 15 दिन के अंदर अंदर 20% बढ़ी है सब्जियों की, तो खासकर जैसे आलू पहले 15 रुपए था 25 तक मिल रहा, टमाटर 5 रुपए किलो था 30 तक मिल रहा जी। कुछ यही हाल सोहना सब्जी मंडी का भी है, जहां हल्की सी बरसात ने सब्जी के दाम बढ़ा दिए हैं। भाई बहुत ज्यादा खरीदी नहीं हो जा रही हम पे, और इतने महंगे और बुरा हाल कर रहा है यार। अब तक कहाँ सब्जी ले ले रहे हैं? पहले से कुछ पहले जो आइटम 30 था वो 40 रुपए किलो हो गया, 40 था कुछ 50 हो गया, आलू महंगा हो गया। लगातार बेकाबू हो रही महंगाई से जनता त्रस्त है, जिसके जख्म तो बहुत हैं, लेकिन दवा के निशान दूर दूर तक नहीं हैं। यमुनानगर और सोहना से कुमार रमेश और सूरज दुहन के साथ खबरें अभी तक। पूरे प्रदेश में यही हालत है। हमारे साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी कुमार रमेश जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे। कुमार, क्या स्थिति है यमुनानगर में? मनीष जी, देखिए महंगाई तो वाकई जहां पूरे प्रदेश में इस कदर जो है छाई हुई है, उससे हर कोई त्राही है। आम आदमी की जेब जो है इतनी कट चुकी है कि वो हर एक सब्जी लेने से पहले कतराता है। अगर खासकर बात करें, जिस प्रकार आपने सुना कि गोभी का रेट 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक, यानी वो गोभी 80 रुपए में बिक रही है, इनको कोई पूछता नहीं, और 100 रुपए किलो तक जाके गोभी मिल रही है। और टमाटर अभी मुश्किल से 1 महीने पीछे 5 रुपए किलो कोई खरीद रहा था, आज टमाटर की कीमत 30 से लेकर के 40 रुपए है। इसी प्रकार हर एक सब्जी में बिल्कुल सम्मानीय की आग लगी हुई है। हर एक सब्जियों के दाम इतने आसमान चढ़ गए कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और सबसे बड़ी खास बात देखी जाए तो इन सब्जियों में आलू के साथ साथ प्याज के भी दाम बढ़े हैं, मटर के भी दाम बढ़े हैं, और हर चीज के दाम। क्या भाव चल रहा है आलू प्याज? देखिए, जो आलू है वो 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो के बीच है, और जो प्याज है वो 35 रुपए से लेकर के 40 रुपए किलो के बीच है। आलू में 2 वैरायटी, एक पहाड़ी आलू, एक सामान्य आलू। सामान्य आलू का दाम लगभग 25-25 रुपए किलो है, और जबकि जो पहाड़ी आलू है उसका दाम 30 से 35 रुपए किलो के बीच है। कारण क्या बताए जा रहे हैं? ये मौसमी कारण है या कोई और कारण है, प्रोडक्शन से संबंधित कोई कारण है जिसकी वजह से महंगाई चरम पे जा रही है? मनीष जी, कारण तो बिल्कुल साफ है कि जो किसान थे, किसानों की जो पहली फसल थी वो तो मार्केट में आ चुकी है, और वो उसके औने पौने दाम में बेचारे खरीद करके वो अपने बेच के जा चुके हैं। अब जो फसल आ रही है, जिन लोगों ने स्टॉक किया था वो लोग बेच रहे हैं, और वो फसलें जो पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हैं उसमें थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा लगी, इस कारण उसके दाम बढ़ गए हैं। आम लोगों की यही कहना है कि इस जो जमाखोरों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि किसान से अगर पूछा जाए तो किसान कहता है कि उसने तो 6 रुपए किलो बेचा। आखिर 6 रुपए की चीज बाजार में 40 रुपए बेच रहे हैं, तो इसके पीछे कौन वो मुनाफाखोर है जो अपनी जेब भर रहे हैं? इस बाबत तो सरकार ने यह आश्वासन दिया है, सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं जमाखोरी कालाबाजारियों के खिलाफ। इसका असर नहीं दिख रहा है क्या? सख्ती से पेश आएगा प्रशासन? देखिए मनीष जी, आप
पूरे हरियाणा की खबरें दिखाते हैं। सभी को पता है कि खबरें अभी तक पर सटीक खबरें और बिल्कुल तेज खबरें दिखाई जाती हैं। आप ये देखिए कि अभी तक पूरे हरियाणा के एक भी प्रशासन के अधिकारी ने आज तक छापा मारकर कभी कोई आलू पकड़ने की कोशिश नहीं की होगी, कभी कोई टमाटर पकड़ने की कोशिश नहीं की होगी, कभी कोई प्याज पकड़ने की कोशिश नहीं की होगी। क्यों? आखिर कहीं ना कहीं ये लोग स्टोर तो कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर टमाटर को खुले में रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसको स्टोर किया जा रहा है जाहिर तौर पे, और स्टोर करके इसको फिर आगे मोटे मुनाफे में बेचा जा रहा है। जिस प्रकार टमाटर के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले समय में टमाटर की लाली और भी दूर जाती रहेगी आम आदमियों से। बहुत शुक्रिया आपका। राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि जो कालाबाजारी, जमाखोरी की खबर आ रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और लोगों को इस महंगाई से निजात दिलाई जाए। महंगाई रोकने के लिए, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाया है और इस जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके इसका असर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। क्यों? चलते हैं सोना, हमारे सहयोगी सूरज दुहन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, वो हमें बताएंगे क्या स्थिति है वहां पे। सूरज, बताएं सोना में क्या हाल है? आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ सोना में दिन पर दिन सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है कि सब्जियों के भाव दुगने हो चुके हैं। जबकि यहाँ टमाटर पहले 20 रुपए किलो था, अब आज के दिन और कल के दिन यहाँ लगभग 40 रुपए किलो दुकानदार बेच रहे हैं। और जहाँ पर प्याज की बात आती है, प्याज यहाँ पर 20 से 22 रुपए किलो बिकता था, लेकिन आज 40 से 45 रुपए किलो यहाँ बेच रहे हैं। कुछ तो छोटे दुकानदार बड़े दुकानदार खरीद के बाहर इतने कालाबाजारी कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर इतनी स्टॉक करके और बाहर जाके बेचते हैं, जो कि ये डबल मुनाफा कमाने के लिए आम आदमी पिछा जाता है। आम आदमी बेताब हो गए, उसको खरीदना पड़ता है, लेकिन रसोई चलाने में बिल्कुल गरीब आदमी बेमुँह हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस घर में 4 किलो प्याज और 5 किलो आलू लगते थे, वहाँ सिर्फ 1-1 किलो आधा किलो में काम का बस लाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जी मनीष, महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हम कारणों की भी समीक्षा करेंगे, कारण आपसे जरूर जानेंगे। बड़ा सवाल यह आता है कि महंगाई तब बढ़े जब उत्पादन में कमी आए तो बात समझ में आती है, लेकिन अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जमाखोरी, कालाबाजारी इसकी प्रमुख वजह है। क्या सोहना में भी यही हो रहा है? सूरज, यही हाल हो रहा है और लगातार दुकानदार उसको सिर्फ माल को स्टॉक करके, सब्जी स्टॉक करके और ये दिखा के कि सब्जी मंडी में ये चीज है ही नहीं, बिल्कुल कम है, उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। जबकि बाहर जाके और तुरंत उसको खोल के उसको दुगने भाव में बेच दिया जाता है, जिसमें सभी दुकानदार, बड़े दुकानदार इसमें शामिल होते हैं मुनाफा कमाने के लिए। और ये कालाबाजारी और स्टॉक दिखाकर ये दिखाते हैं कि पीछे से माल नहीं आ रहा, इसलिए उनको जो यहाँ के ये ग्राहक है उनको बेचारों को ये नहीं पता कि यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, लेकिन उनको खरीदना पड़ता है। उनकी मुसीबत बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन दिन पर दिन महंगाई कम नहीं हो रही, सिर्फ बढ़ रही है। जी मोनी, बहुत शुक्रिया आपका सूरज दुहन इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश में महंगाई चरम पर है, सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लोग परेशान हैं। कारण बताया जा रहा है, जो जानकारी हमारी है कि वहां पे जमाखोरी, कालाबाजारी चरम पर है, इस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ पे हम गुजारिश करेंगे संबंधित अथॉरिटी से, राज्य सरकार से कि इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए ताकि इस समस्या से हम निजात पा सकें। और जो सब्जी हमारे किचन तक नहीं पहुंच पा रही है ऊंची कीमतों के कारण, उसको सरल बनाया जाए ताकि लोग दाल रोटी के साथ सब्जी का भी आनंद ले सकें। प्याज के दाम के बारे में जानकारी है कि प्याज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्याज, जो कि सब्जियों के लिए जरूरी चीज है, उसके बगैर लोग कितनी दिक्कत महसूस कर रहे होंगे। इसके साथ ही हरी सब्जियों के दाम भी चरम पे है। गोभी का एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि 100 रुपए किलो तक बिक रहा है मार्केट में। सब्जियों की महंगाई बढ़ती जा रही है प्रदेश में। अलग अलग हिस्सों से ये जानकारी है। ना तो इसके पीछे कोई मौसमी कारण बताया जा रहा है, ना ही इसके पीछे उत्पादन से संबंधित कोई वजह बताई जा रही है। असली वजह बताई जा रही है वो ये है कि जमाखोर और कालाबाजारी सक्रिय हैं, इनका जोर है, जिस कारण से
मंडियों में सब्जियों की आवक प्रभावित हो रही है और उसके बाद सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जींद से रमेश सिंगरोहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, जींद में क्या स्थिति है? सब्जियों की महंगाई किस स्तर पे है? जी मनीष, देखिए मैं बताता हूँ कि लगभग 1 महीना पहले यार टमाटर 1 रुपया किलो प्रति किलो बिके थे, तो खीरा 2 रुपए प्रति किलो बिका था। लेकिन आज यहाँ पर टमाटर है वो 25 से 30 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है और खीरा वो भी 15 से 20 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। इसका सीधा सीधा असर है वो महंगाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जींद की सब्जियों में हुआ और गृहिणियां काफी परेशान है। जिन्होंने 1 रुपया प्रति किलो टमाटर खरीद लिया, आज उनको 25 रुपए प्रति किलो खरीदने में काफी परेशानी हो रही है। उसके साथ साथ जो आम सब्जियां, कोई भी सब्जियां लीजिए, आप भिंडी लीजिए, तरबूज भिंडी लीजिए, आप घिया लीजिए, जो कॉमन सब्जियां वो काफी ऊंचाई के ऊपर पहुंच गई और इसका सबसे बड़ा रोष है वो जो गृहिणियां उनके अंदर है और मोदी सरकार के प्रति भी उनमें काफी रोष हो रहा है कि जो अच्छे दिन दिखाने का सपना दिया था उसके लिए अब महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो मोदी सरकार से उनको काफी निराशा हुई है। उनको लगा था कि मोदी सरकार आएगी तो काफी नीचे आएंगे, हर चीज के भाव नीचे आएंगे और सब्जियों के भाव, खासकर गृहिणियों के लिए दूध और सब्जी के भाव कंट्रोल करना गृहिणियों को खुश रखने लायक होता है, लेकिन आज उनको वो सफलता नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। लोग परेशान हैं और इस परेशानी में सबको कोस रहे हैं, वो मोदी सरकार ही क्यों ना हो या फिर राज्य सरकार ही क्यों ना हो। कारण जो बताए गए हैं उसके पीछे अहम बात यह है कि जमाखोरों की सक्रियता के कारण ये हालात पैदा हुए हैं और जमाखोरों पर लगाम कसना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। इसी के साथ आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।